बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी को और बेहतर अगर आप करना चाहते हैं, प्रीलिम्स अगर पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए अरिहंत की तरफ से बेहतरीन एक बुक लॉन्च की गई है, जिसको प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से जाना जाता है। नमस्कार बेटा दीप सिंह, नमस्कार। बात को जरा समझेंगे। ये बुक जो है, इसकी खासियत ये है कि आईएएस पीसीएस के विगत वर्ष के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हुए हों या आईएएस लेवल के जितने भी एग्जाम है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न आपको इसके अंदर मिलेंगे। मेन बात आती है कि इस बुक को हम क्यों परचेस करें, क्या खासियत है। तो इस बुक की खासियत यह है कि सबसे मेन बात है कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है हर टॉपिक का, ताकि आप अपने प्रश्न को बेहतर कर सकें, अच्छी तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकें। टॉपिकल माइंड मैप किया गया है कि आपको प्रॉपर तरीके से चीजें याद हो सकें। 100% एरर फ्री है और बेहतर तरीके से व्याख्या की गई है, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखा जाए तो जो टिपिकल प्रश्न होते हैं, उनको और आसान करने के लिए अलग से एक ऑप्शन दिया गया है नॉलेज प्लस का नाम। और ये नॉलेज प्लस जो टिपिकल प्रश्न होंगे, उनको और बेहतर तरीके से, आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और प्रैक्टिस के लिए अलग से आपको 4500 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं विगत वर्ष के। अब बात आती है कि सिर्फ हमें एक ही बुक मिलेगी, नहीं। आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केट से भूगोल की प्रीलिम्स पॉसिबल की ये बुक, इस बुक के साथ साथ आपको भारतीय इतिहास मिल जाएगा, भूगोल एवं भारत का, विश्व का भूगोल, आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की सभी बुकें आपको नजदीक के बुक स्टोर या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। आखिर प्राकृतिक वनस्पति को लेकर आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए उनको समझते हैं एक एक पॉइंट को लेकर। भाई, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो अभी हमने पीछे समुद्रों को पढ़ा, आर्द्रता पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, वायुमंडल पढ़ा, उन सबको देखा जाए तो वह सभी के सभी चीजें प्राकृतिक वनस्पति के आसपास आकर मिलती हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए, तो अगर इनका विवरण किया जाए तो आप यहां देखेंगे कि इनको अगर हम देखेंगे तो ये किस तरीके से आते हैं। सबसे मेन बात, इसकी विशेषता क्या है, प्राकृतिक वनस्पति की खासियत क्या है, इसको समझेंगे। रावत बेटा नमस्ते। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे, सभी लोगों को जोड़ते चलेंगे, ठीक। अब बात को जरा समझेंगे। भाई, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है, बिल्कुल। प्राकृतिक जो वनस्पति होती है, वो वनस्पति मूलतः जो प्रभाव करती है, वो आपकी जो टेम्परेचर होगा, जो आर्द्रता होगी, उस पर निर्भर करेगी। जलवायु, धरातलीय भिन्नताओं के कारण वनों में विविधता पाई जाती है, बिल्कुल। हर जगह वन एक जैसे नहीं पाए जाते, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की वनों की उपस्थिति आपको मिलेगी। किस तरह के वन पाए जाते हैं, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। और इसका मेन रीजन क्या है, भाई जलवायु है, वहां की धरातल है, इन सभी बिंदुओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न तरीके के पेड़ पौधे वहां पर पाए जाते हैं। इसी तरह अगर इनके प्रकार का विवरण करें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, इनको इसलिए हम समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा घने वन या सबसे ज्यादा वनों की उपस्थिति कहाँ मिलेगी, तो वो क्षेत्र जो होगा वो आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा। अब ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ का क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को अगर देखें तो भूमध्य रेखा और आपके कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, या प्रॉपर तौर पर हम देखें तो अमेजन बेसिन इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल होगा। अमेजन बेसिन में सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अमेजन बेसिन जो आपका दक्षिणी अमेरिका में आता है, जो क्षेत्र आपका दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपकी भूमध्य रेखा है और यहां से आपका माउंटेन है जिसको हम रैंडीज के नाम से जानते हैं, और यहां से एक नदी निकलती है जिसको अमेजन नदी बोला जाता है। तो इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहां पर जो रेखा जा रही है, ये जो क्षेत्र होता है, ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र है और इसी को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन होते हैं और इसके अन्य नाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हरे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन।
वर्ष भर वार्षिक वर्षा होती है और वर्ष भर वार्षिक वर्षा होने का कारण क्या है ये हम बेहतर तरीके से समझ सके हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, दाब और आर्द्रता समान तौर पर बनी रहती है और भूमध्य रेखा के आसपास हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा बना रहेगा और वर्षा भी रेगुलर, अधिकांश तौर पर वर्षा यहाँ पर रेगुलर होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो रोजड़ू, आवनूस, महोगनी आदि तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ जो क्षेत्र बनता है अमेजन बेसिन का क्षेत्र, जिसको मैंने बोला कि इसे हम पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात करें तो ये मानसूनी प्रकार के वन होते हैं कि मौसम परिवर्तन के आधार पर वनों की स्थिति बदलती रहती है। मौसम के आधार पर पेड़ पौधों की जो उत्पत्ति होती है वो क्षेत्र जो होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के नाम से जाना जाता है, जहां पर साल, सागवान, नीम, शीशम वृक्ष आदि पाए जाते हैं। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर आदि जीव इसके अंतर्गत आएंगे। और अगर क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये क्षेत्र भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की वनस्पति आपको मिलेगी। आगे अगर हम बात को लेकर चलते हैं तो आगे आता है आपका दूसरा शीतोष्ण सदा। ये मुझे बताएं बेटा, जूम करने की जरूरत तो नहीं है, काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए बात को जरा समझेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण मतलब ठंडे स्थानों पर जो वन पाए जाएंगे उनको इस नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर बाज पाया जाता है, चीड़ पाया जाता है, यूकेलिप्टिस प्रमुख वृक्ष होता है। अब यूकेलिप्टिस की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी का दुश्मन या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नुकसानदायक वृक्ष कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नुकसानदायक वृक्ष जो है वो आपका यूकेलिप्टिस है। अब यूकेलिप्टिस क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों पृथ्वी को देखा जाए बंजर करता है? एक यूकेलिप्टिस जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे के चारों तरफ के भाग को, 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर, हम ये कह सकते हैं कि 100 मीटर चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको ये पूरी तरीके से बंजर कर देता है एक वृक्ष, तो इसलिए इसको पृथ्वी का दुश्मन भी बोला जाता है। दूसरा, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्व ब्राजील आदि क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन वनों को शीतोष्ण सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? वेरी गुड बेटा। यहां पर बाज, रैकून, रेडनियर प्रमुख जीव यहां पर पाए जाते हैं। जबकि अगर बात की जाए शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करें तो इसमें मेपल है, एलम है, बांज है, एस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि जीवों की अगर हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के जीव, हाँ वनस्पति जगत का आतंकवाद भी कहा जाता है। दीप सिंह बिल्कुल सही कहा कि यूकेलिप्टिस को हम वनस्पति का आतंकवाद भी कह सकते हैं, बहुत सही बात। ठीक भाई, हिरन है, लोमड़ी है, भेड़िया यहाँ प्रमुख जीव पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कौन सा होगा? पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड इसका प्रमुख क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भूमध्य सागरीय वन या वनस्पति की हम बात करें तो भूमध्य सागरीय लिखा है तो ये क्लियर है कि भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। और इसमें कौन कौन सा पाया जाएगा? भी संतरा है, अंजीर है, जैतून है, अंगूर प्रमुख फसल होते हैं। और रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध तौर पर यह जाना जाएगा कि पृथ्वी पर रसीले फल जो पाए जाते हैं, वो वृक्ष जो पाए जाते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो मुख्य क्षेत्र जो होगा आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र होगा। विश्व का फलोधात की अगर बात करें तो अधिकांश तौर पर देखा जाए तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा फलों की स्थिति आपको मिलेगी, फलों का उत्पादन या फलों की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। शंकुधारी वन जो होते हैं, जो इस तरह के वन पाए जाते हैं, इसको टेगा वन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में टेगा वन के नाम से ही आता है। उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 50 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य जो वन पाए जाएंगे उनको टेगा वन कह सकते हैं या शंकुधारी वन के नाम से जाना जाता है। इसमें चीड़, देवदार आदि प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। और सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर प्रमुख क्या होते हैं, यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। अब बात आती है कि उत्तरी भाग में ही क्यों पाए जा रहे हैं, दक्षिणी भाग में क्यों नहीं ये पाए जाते? 50 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है, इसलिए इन वनों की स्थिति जो बनती है वो नॉर्थ पोल पे बनती है, ना कि साउथ पोल पे। आगे आते हैं, अब आपके प्रश्न है और प्रश्न के आधार पर आप लोग आंसर देते चलेंगे कि इनका प्रश्न क्या हो सकता है। सदाबहार आंसर क्या हो सकता है? देखिए, सदाबहार वर्षा वन की बात की जाए
तो सदाबहार वर्षा वन जो पाए जाते हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र की जाए कि वो लोकेशन कौन सी है जहां पर ये वन पाए जाते हैं। तो उन वनों की अगर चल रही है जी, सदाबहार वर्षा वन की अगर हम बात करते हैं तो सदाबहार वर्षा वन जो पाए जाते हैं बेटा, वो आपको मैं ऐसे देख सकते हैं, अगर थोड़ा मैप अगर हम देखें, मैप को अगर देखा जाए तो आप ऐसे देख सकते हैं कि पृथ्वी पर जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, जो क्षेत्र आपका कौन सा आता है, दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ये आपका माउंटेन हो गया, यहां पर आपकी भूमध्य रेखा होकर गुजरती है और यहां से मकर रेखा होकर गुजरती है। यहां से एक नदी निकलती है जिसको अमेजन नदी कहते हैं, और इस नदी के बीच का जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इस भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये भाग कहां पाया जाएगा, ये आपका ब्राजील के आसपास का क्षेत्र होता है। तो यहां पर प्रॉपर आंसर जो आएगा वो आंसर क्या होगा, ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं, और सदाबहार वन पाए जाने की वजह से यहां पर इस वाले क्षेत्र को अगर देखें, जो आपका दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है, तो यहां पर दो ऑप्शन बनेंगे कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बनेगा, एक ऑप्शन आपका बनेगा कि अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन एक ऑप्शन बनेगा। अगर अमेजन बेसिन ऑप्शन नहीं आता है तो अगर देश पूछेगा तो देश आपका होगा ब्राजील। तो यहां पर बात को समझेंगे कि अमेजन नदी और भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक, आगे आते हैं। दूसरा बात को जरा समझेंगे बिल्कुल, तो आंसर बेटा इसका बी है कि सदाबहार वर्षा वन ब्राजील में पाए जाते हैं। ये वन अफ्रीका में जायरे नदी की घाटी, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी, मलेशिया इंडोनेशिया द्वीप में भी पाए जाते हैं। अमेजन नदी घाटी के वनों को सेल्वास कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अमेजन नदी के वनों को क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। वे वर्ष भर प्राप्त होने वाले उच्च तापमान और वर्षा के कारण यहां पर वनों की बहुत ज्यादा अधिकता पाई जाती है। जी हाँ बिल्कुल रावत, बिल्कुल सही बात बेटा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, इसका आंसर दीजिए। राजस्थान प्री 2015 का प्रश्न है और इसका आंसर तो सभी बच्चे देंगे, मैं मानता हूं किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे। टेगा वन कहलाएगा, टुंड्रा वन कहलाएगा, अमेजन वर्षा वन कहलाएगा, या पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, कि सर इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आंसर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। जी जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड आया है, सेकंड का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आया, दीप सिंह का भी आंसर सही बेटा और रावत जी का भी आंसर सही, वेरी गुड। भाई अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे ज्यादा एक इतना टेम्परेचर होता है जहां पर वर्षा और टेम्परेचर के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बनती है। दूसरा वर्षा का लेवल देखा जाए तो यहाँ जो वर्षा वन बनते हैं वहां 250 से 250 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा पाई जाती है, जो वनस्पति के लिए सबसे अनुकूल वर्षा के तौर पर जानी जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर है कि अमेजन बेसिन जो होगा इसको पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी के फेफड़े से जानने का रीजन यह है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। आइए बात को समझ लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका कि अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। भाई यहां पर देखो बिल्कुल क्लियर है, 250 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र का विस्तार होता है। विषुवतीय क्षेत्र में होने के कारण वर्ष भर उच्च टेम्परेचर और आर्द्रता बनी रहती है और इस कारण अधिक वर्षा यहां पर होती है। भाई इन वनों को ही हम पृथ्वी के फेफड़ों कहते हैं और इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा। भाई ऑक्सीजन का उत्सर्जन होने का रीजन ही यही है
क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हरे वन पाए जाते हैं। ये विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो देखिए ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है एनवायरमेंट में कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा होगा। इसी तरह क्योंकि यहाँ वनस्पति के विकास हेतु जलवायु अनुकूल दशाओं में पाई जाती है। एक बात और समझेंगे, दो अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है, अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा एनाकोंडा भी पाए जाते हैं। ये बात ठीक है ना। आगे बात को जरा समझते हैं। सेंटीमीटर में बेटा वर्षा को आंका जाता है। सैलवा वनों की विशेषता बताइए क्या होती है। यूपी बीओ 2019 का यह प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर देंगे क्या होता है। चौड़ी पत्ती सदाबहार, चौड़ी पत्ती पतझड़, शंकुधारी सदाबहार वन या शंकुधारी पतझड़ वनों को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा कि सैलवा वनों की विशेषता क्या होती है। जी फटाफट बताइए भाई। सैलवा वनों की अगर हम बात करें तो इनकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर तक होती है और 60 से लेकर 120 मीटर के आसपास इनकी क्या पाई जाती है, आपकी ऊंचाई पाई जाती है। और ये वन जो होते हैं चौड़ी पत्ती सदाबहार वनों के रूप में जाने जाते हैं। तो थर्ड का आंसर जो होगा बेटा वो सही और सटीक आंसर होगा आपका। रावत जी बिल्कुल सही आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा इसका। तो सेलवास वनों की विशेषता यह होती है कि चौड़ी पत्तों वाले सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। भाई पेड़ों की अगर ऊंचाई देखो तो बिल्कुल क्लियर है कि 60 से 120 मीटर के आसपास की ऊंचाई पाई जाती है। इन वनों का एक साथ विभिन्न प्रकार के वृक्ष उगते हैं और तथा वृक्षों पर सघन लताएं लिपटी रहती हैं जिससे सूर्य का प्रकाश प्राय भूमि तक नहीं पहुंच पाता और इन वनों के उगने वाले वृक्षों की लकड़ियां जो होती हैं कठोर टिकाऊ होती हैं और सामान्यतः अमेजन बेसिन इसका हिस्सा है और ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो पाया जाता है क्लियर हो गया, भूमध्य रेखा के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहां पर जो वन पाए जाते हैं वो वन कौन से होते हैं, सैलवा वनों की स्थिति के आधार पर उनको जाना जाता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। यूपी पीसीएस प्री 2007 का यह प्रश्न आपके सामने है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। अब गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताएं। पतझड़ी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, घास स्थल वन पाए जाते हैं या उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन यहाँ पाए जाएंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा। सभी लोग आंसर दें, दीप सिंह भी आंसर दें, अनूप कुमार, जल्दी से सभी लोग आंसर दें। इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। देखिए बात को जरा से, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। तो ये बात बिल्कुल सही आती है कि इसका सही आंसर क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। क्योंकि अभी अभी हमने देखा यहाँ पर लगभग वर्षा जो होती है अधिकतर 200 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वर्षा पाई जाती है, जो भूमध्य देखा जाए वनस्पति के लिए सबसे अनुकूल वनस्पति वर्षा के तौर पर इसको जाना जाता है। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही आंसर आया कि सही आंसर इसका क्या होगा, डी होगा कि भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो होती है 175 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच। ये अधिक भी हो सकते हैं लेकिन एक एवरेज हमने रखा इतना होती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये विश्व के 3 बृहद क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया। अमेजन बेसिन भी इंपॉर्टेंट, कांगो बेसिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांगो बेसिन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नदी को लेकर पूछा जाता है और यहां से जो पूछा जाता है वनस्पति को लेकर पूछा जाता है। ये बात को जरा समझेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा कांगो बेसिन से नदी को लेकर पूछा जाता है, कांगो या जायरे नदी के नाम से जिसको जाना जाता है। अगर हम अफ्रीका को देखते हैं तो अफ्रीका का जो कांगो बेसिन क्षेत्र है वो क्षेत्र ये वाला है कि यहां से भूमध्य रेखा को बिल्कुल क्रॉस करती हुई, भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए कटंगा के पठार से एक नदी निकलती है और ये नदी इस तरीके से आपके अटलांटिक महासागर में गिरती है और ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसी को हम कांगो नदी या जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में पूछी गई नदियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में अगर आएंगे तो यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है जिसको ड्रेकेंस वर्ग माउंटेन बोला जाता है। ड्रेकेंस वर्ग माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ड्रेकेंस वर्ग पर्वत, इस पर्वत से एक नदी निकलती है और ये नदी क्या करती है,
आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जिस नदी को बोला जाता है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। तो ये नदी भी इंपॉर्टेंट है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और ये नदी कहां से निकलती है? आपके ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन से निकलती है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहां मिलते हैं? अधिकतर घने वन पृथ्वी पर किस क्षेत्र में मिलेंगे? बिहार पीसीएस प्री 1996 का ये प्रश्न आपके सामने है। भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, या ध्रुवों के पास? जल्दी से आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा कि सर इसका तो आंसर अब हमें याद हो गया है। कितना फायदा हो रहा है सीरीज का, तो आज आपको लग रहा होगा कि चीजों को हम जब बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो उसका फायदा जरूर मिलता है। तो जल्दी से बताएंगे कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहां, कौन से क्षेत्र में मिलेंगे? जी जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए अगर यहां पर देखा जाए बेटा पृथ्वी पर घने वन, तो घने वन कहां पाए जाएंगे? पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाएंगे। जैसे अभी हमने 3 क्षेत्रों में बांटा, भाई कांगो बेसिन, भूमध्य रेखा, पूर्वी एशियाई वनों को हमने इसके अंतर्गत रखा। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, यहां पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय सतह भूमध्य रेखा के आसपास। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है कि आंसर सर इसका ए ही होगा। पृथ्वी पर अधिकतर भूमध्य रेखा के पास ही यहाँ वन पाए जाते हैं, और पाए जाने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्षा देखी जाए वो सामान्य से अधिक होती है। दूसरा, संवहनीय वर्षा के कारण सदाबहार वनों का व्यापार विस्तार पाया जाता है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों को काट दिया जाए तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। इसका प्रमुख कारण है कि वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का क्या होता है? यहाँ पर अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और ये प्रश्न कह रहा है एक भौगोलिक क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, निम्नलिखित की विशेषताओं को बताइए। विशेषता क्या होंगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसके ऑप्शन इसमें है नहीं, है ना, ऑप्शन इसके दिए नहीं है। इस प्रश्न को हटा देते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए, देखिए यहां प्रश्न आया, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र प्रयोजित नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है ये बताना है। वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। वर्षा वन में वृक्षों के प्रबंधों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। वर्षा वन की जातियां धीमी जाति से बढ़ती हैं, या विदेशी जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ की भी है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए बेटा, कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही और सटीक आंसर क्या होगा। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2011 में आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए अभी हमने चर्चा करी कि बेटा यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को काट दिया जाता है तो वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र प्रयोजित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि यहाँ की मृदा में पोषक तत्वों का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। तो सही आंसर जो होगा ए होगा। अभी इससे पहला जो प्रश्न पढ़ा था हमने उसमें इस चीज की चर्चा करी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन बुक के अंदर यही चीज है कि चीज को इस तरह से जोड़ा गया है कि पिछले का लिंक अगले से आपको मिलेगा ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को याद कर सके। तो सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका क्या होगा बेटा? ए होगा। तो व्याख्या देखिए बिल्कुल सही है, आंसर इसका ये होगा। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं होते। क्यों नहीं होते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, और सदाबहार वर्षा वनों में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और इन वनों में कठोर लकड़ियां वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस, महोगनी आदि मुख्य रूप से इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित देशों में किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन पाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? कौन सा देश है जिसमें 70% तक वन रखने का प्रावधान है? मालदीव है आपका, नेपाल है, भूटान है,
या अफगानिस्तान है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है जी, फटाफट दीजिए। पूरे पृथ्वी पर तो बात होगी कि सबसे ज्यादा वन जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पाए जाते हैं। अब प्रश्न आ रहा है इन चार ऑप्शन देशों में से कौन सा देश है जहां पर एक संवैधानिक कानून बना हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि जितना भी भूभाग होगा उसमें 70% भाग पर क्या पाए जाएंगे? वन पाए जाएंगे। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर। तो देखिए भाई, इसका सही आंसर होगा बेटा भूटान। भूटान सर्वाधिक हरे भरे देशों की लिस्टों में इसका एक विशेष स्थान है। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान में लगभग पूरे भूभाग को देखा जाए तो 72% भाग पर आपके यहां पर वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका भूटान। ठीक, आइए, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका सी होगा कि भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है कि भूटान का लगभग 70-72% भाग पर आच्छादित है और दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में इसका एक अपना विशेष स्थान है। यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है, निम्नांकित में से कहां विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो कौन सा क्षेत्र होगा? दीप बेटा बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। जल्दी से बताइए कौन सा क्षेत्र? कांगो घाटी होगा, गंगा घाटी होगा, हांगो घाटी होगा या मरे डार्लिंग घाटी का क्षेत्र होगा? तो जल्दी से बताएंगे कि यहां पर कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जो इसके अंतर्गत आएगा। भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर हम बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां पर आएगा। अब यहां पर अगर हम देखें मरे डार्लिंग घाटी की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी जो है, ये दो नदी हैं, एक का मरे है और एक का डार्लिंग है। डार्लिंग नदी जो है अगर आप इसको देखेंगे तो पहले एक एक चीज को हम लेके चलते हैं ताकि बेहतर तरीके से और अच्छी बात आपको और कुछ ज्यादा चीजें क्लियर हो पाए। तो यहाँ पर आप ऐसे देखिए कि ये वाला जो क्षेत्र है भाई, ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है 6 राज्य है और यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है जिसको ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड का 4th लॉन्गेस्ट माउंटेन है। इस माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसको हमने नाम दिया आपका डार्लिंग नदी। तो यहाँ से जो नदी निकली इसको डार्लिंग नदी बोला जाता है, जो आगे जाकर स्पेंसर की खाड़ी में आकर गिर जाती है। यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है ब्लू माउंटेन, और ब्लू माउंटेन से एक नदी निकलती है और यहाँ से जो नदी निकलती है इस नदी को बोला जाता है मुर्रे नदी। ये जो नदियों के बीच का भाग है इसको रेवेनियन क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पर रेवेनियन क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ गेहूं की खेती हो पाती है क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये बात तो गलत हो जाती है। भाई गंगा घाटी जो है आपका कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है, ये भी नहीं होगा। हांगो घाटी भी बिल्कुल गलत बैठती है। तो सही आंसर क्या होगा? कांगो, क्योंकि कांगो अभी हमने समझा का अफ्रीका का वो क्षेत्र है जहां पर भूमध्य रेखा पर आकर कांगो या जायरी नदी उसको 2 बार काटती है। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है बेटा? ए है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ए, क्योंकि विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कांगो घाटी में ये पाए जाते हैं। बेटा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनमें कांगो घाटी विषुवत रेखा के समीप है। बिल्कुल सही बात। तो जहां वर्षभर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा होती है, अतः यहाँ पर विस्तृत रूप से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और ये वन अगर देखे जाए तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, आपका मैक्सिको, प्रशांत द्वीपों पर भी पाए जाते हैं। भारत में ऐसे क्षेत्र पश्चिमी घाट, असम के पूर्वी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। उत्तरा यूपी लोअर पीसीएस का प्रश्न है 2010 का, ये आपके लिए। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? वनाच्छादित क्षेत्र जो आता है वो कौन सा देश होगा? आपके सामने चीन, भारत, इंडोनेशिया या जापान। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जी फटाफट दीजिए बेटा आंसर, कि क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने चल रहा है
क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर दीजिए। देखिए भारत में तो नहीं है, क्योंकि भारत के आंकड़े अगर देखें तो भारत में परसेंटेज जो पाया जाता है वो लगभग 49% के आसपास पाया जाता है। तो भारत में जो वनस्पति पाई जाती है वो लगभग 41% के आसपास आती है। ठीक नहीं, 24 के आसपास, 49 तो यहाँ इंडोनेशिया, 49.1% के आसपास यहाँ पर आती है। जबकि भारत को अगर देखेंगे तो भारत का लगभग लगभग होता है 24% के आसपास का जो भाग है वो भारत का आता है। चीन की बात करें तो चीन की स्थिति और ज्यादा खराब है, क्योंकि चीन में जो पाए जाते हैं वो लगभग 23.3% के आसपास वनाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा आया? जापान, जहां पर वनस्पति जो पाई जाती है वो लगभग 64.4% के आसपास जो पाई जाती है वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा आपका जापान होगा, बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। आइए बात को जरा समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका डी, कि जापान में क्या है 64.4% भौगोलिक क्षेत्र है जहां सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। इंडोनेशिया, भारत और चीन का परसेंटेज देखेंगे तो लगभग इतना परसेंटेज इसके अंतर्गत आता है। यूपी लोअर पीसीएस 2004 का यह प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, तंजानिया में पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं, या आपके कनाडा के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से बताएंगे कि यहाँ कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा घने वनों की स्थिति बनती है, सबसे बड़े और घने वन यहाँ पर पाए जाते हैं। जी जल्दी से आंसर देंगे सर, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला होना चाहिए। तो बात को जरा समझें भाई, सबसे बड़े और घने वन की बात करें सबसे ज्यादा, तो वो क्षेत्र होगा आपका भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, विषुवत रेखा इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र। और उसमें अगर देखें तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो वो ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है? ब्राजील है। और ब्राजील में ही सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहीं पर अमेजन बेसिन आता है। और अमेजन बेसिन को भी अभी हमने समझा था कि जो अमेजन बेसिन है इसे पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सदाबहार हरे वन पाए जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा भी पाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर है दीप बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, कि विश्व में सबसे बड़े और घने वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। ब्राजील का अमेजन बेसिन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का एक उदाहरण है, और यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। पेड़ों की अगर ऊंचाई की बात करें तो 330 से लेकर 40 मीटर तक ऊंचे वृक्ष इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2021 का ये प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, और मैं आशा करूंगा इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। पत्ती कूड़ा, लीफ लिटर, किसी अन्य जीवोम या बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है, और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपात एपिफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों की शीर्ष पर पहुंचकर प्रतिस्थापित होते हैं, और पेड़ों के ऊपरी शाखाओं में क्या करते हैं? जड़ों को जमा लेते हैं। जिसका सबसे अधिक सटीक एग्जाम्पल कौन सा होगा? मतलब पेड़ की जो शाखा है उसके ऊपर आकर वो जम जाते हैं, और जमने की वजह से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की, मतलब ये देखा जाए पेड़ पौधों उस भाग के जो जड़ पेड़ के ऊपरी भाग पर, ऐसे मान के एक पेड़ है और इसके ऊपरी भाग पर एक अपनी संरचना बना लेते हैं, शाखाएं बनकर चली जाती हैं, और इस तरह की संरचना बन जाती है जिससे सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाता। ये कंडीशन वो पूछ रहा है कि वो क्षेत्र कौन सा होगा। शंकुधारी वन होते हैं, उष्ण पर्णपाती वन होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। रावत जी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर आया। सर ये स्थिति जो बनेगी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत बनेगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। चलिए बात को जरा समझते हैं। बिल्कुल सही आंसर आया सर। वो आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या है? डी है, क्योंकि अभी हम इस पर काफी देर से डिस्कशन भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। भाई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान रहता है, अतः इन क्षेत्रों में वनों में
वृक्षों की विविधता अधिक होती है और यहाँ मिलने वाले वृक्षों में रोजवुड, आवनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंतर्गत पाया जाता है, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की थी। यहाँ के वृक्षों की पत्तियां नष्ट नहीं होती और यहाँ प्राय झाड़ियां और छोटे पौधे नहीं पाए जाते, क्योंकि उनके लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पेड़ पौधों की शाखाओं के ऊपर ही शाखाएं बनती चली जाती हैं, जिसकी वजह से प्रकाश पृथ्वी पर पुनः वापस पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। आईएएस प्री 2003 का यह प्रश्न है बेटा कि विश्व वैश्विक वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। पूरे पृथ्वी पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी पाई जाएगी? शीतोष्ण शंकुधारी वन की पाई जाएगी, शीतोष्ण पर्णपाती वन की पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसून वन की पाई जाएगी, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की पाई जाएगी। तो किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे कि इस वाले क्षेत्र का सबसे ज्यादा क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। जी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है और 13 की बात करेंगे, इसका सही और सटीक भाग क्या होगा। देखिए, पृथ्वी पर अगर हम देखें तो पृथ्वी का भूभाग जो है ज्यादा जो पाया जाता है नॉर्थ भाग में पाया जाता है। तो ये बात तो क्लियर है कि वनों के क्षेत्र में प्रतिशत फैलाव की अगर हम बात करें तो ज्यादातर भाग जो पाया जाएगा वो कहां पाया जाएगा? आपका उत्तरी भाग में पाया जाएगा। जब उत्तरी भाग में पाया जाएगा तो उत्तरी भाग में आप किसको देखेंगे? यूरोप को देखेंगे, एशिया के भाग देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के भाग को मुख्य तौर पर देखा जाएगा। तो हम यह देखेंगे कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार के वनों की स्थिति बनती है, वही आपका सटीक आंसर होगा। और इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण शंकुधारी वन। इसका सही आंसर होगा बेटा, दीप सिंह ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण शंकुधारी वन। भाई, शीतोष्ण शंकुधारी वन पाए विश्व में उन क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तृतता पाई जाती है। भाई, शंकुधारी वन उत्तरी क्षेत्र के चारों ओर यूरोप, एशिया में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं। इन वनों की प्रमुख वृक्षों में चीड़ पाया जाता है, देवदार पाया जाता है, फर पाया जाता है, हेमलॉक आता है तथा स्प्रूस आदि शामिल होते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां जो होती हैं मोटी होती हैं, सुई के आकार की होती हैं और जो कम वाष्पोत्सर्जन करती हैं, एवं शीत ऋतु में ठंड से बचाव में क्या होती हैं? ये प्रॉपर तौर पर सहायक होती हैं। इसलिए कोई बात नहीं बेटा रावत। अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएएस प्री 1997 का यह प्रश्न है। प्रश्न का आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ईंधन काष्ठ की बात कह रहा है कि ईंधन काष्ठ में सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आपके सामने है इंडोनेशिया, ऑप्शन है रूस, भारत या चीन। तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर कौन सा होगा कि भाई लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में जो किया जाता है वो सर्वाधिक कहां किया जाता है? जी, कौन सा देश होगा? फटाफट आंसर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे अपने सभी साथियों में, और फटाफट दीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा? 13। जी बेटा, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो फिलहाल भारत आएगा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो अब इसकी स्थिति धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। तो फिलहाल ऑप्शन में देखेंगे तो भारत पहले स्थान पर आता है कि ईंधन के प्रयोग में सबसे ज्यादा प्रयोग पहला स्थान किसका आता है? भारत का आता है। लेकिन अगर दूसरे तीसरे नंबर पे भी अगर आपसे कोई पूछे तो दूसरे नंबर पर आपका आता है चीन। चीन का स्थान दूसरे नंबर पर आता है, जबकि तीसरे नंबर पर जो आएगा वो आपका ब्राजील आएगा। ब्राजील का स्थान कौन से नंबर पर है? ब्राजील का तीसरे स्थान पर आता है ईंधन के लिए लकड़ी के प्रयोग करने में। ठीक, भारत बिल्कुल सही आंसर। तो यहां पर अगर हम देखें तो भारत विश्व में ईस्ट कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन, ब्राजील क्रमशः द्वितीय तीसरे स्थान पर आते हैं। आजकल देखा जाए तो इसका उपयोग क्या हो गया? अपेक्षाकृत कम हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है ये आपके लिए। कोणधारी वन नहीं पाए जाते, ये वन कहां नहीं पाए जाते? अमेजोनिया में नहीं पाया जाता,
स्कैंडिनेविया में नहीं पाए जाते, कनाडा में नहीं पाए जाते, या फिनलैंड के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो जल्दी से बताइए कौन सा क्षेत्र होगा जहां पर कोणधारी वन नहीं पाए जाते, कोणधारी वन प्रॉपर तौर पर नहीं पाए। भाई कोणधारी वन की अगर हम बात करेंगे तो ये वन जो पाए जाएंगे ये प्रॉपर तौर पर 50 से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के तौर पर पाए जाएंगे। तो 50 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच की अगर हम बात करेंगे तो 50 से 70 डिग्री का अक्षांश जो होगा वो कनाडा भी वहीं पर आता है, फिनलैंड भी आता है और स्कैंडिनेविया भी उसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अमेजन बेसिन जो है वो इसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री से लेकर लगभग 23.5 डिग्री के बीच का भाग होता है। तो ये बात क्लियर है कि इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, ना कि बी, सी और डी आंसर इसके अंतर्गत आएगा। भाई कोणधारी वन जो है बेटा अमेजोनिया में नहीं पाए जाते। अमेजोनिया विश्वव्यापी वन बायोम का एक हिस्सा है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन मिलते हैं और यहाँ उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा बेटा कोणधारी वन जो होते हैं शीत प्रदेश का वन बायोम का हिस्सा है। तो ये बात भी समझेंगे कि जो कोणधारी वन जो पाए जाते हैं, जब बात ही हो रही है 50 से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की, तो बात यहाँ ही स्पष्ट हो रही है कि वो भाग कैसा होगा, ठंडा क्षेत्र होगा। तो ये भी बात एक क्वेश्चन बना कि ये किसके क्षेत्र में पाए जाते हैं, शीत प्रदेश के। जी, इस बायोम का 50 के देखा जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में एक विस्तृत पेटी के रूप में देखा जाए कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया आदि में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पति की बात करें तो स्प्रू है, पाइन है, फर है, लार्च है और इस बायोम में सबसे अधिक मुलायम लकड़ियां पाई जाती हैं। तो जहां पर ठंडा प्रदेश होगा वहां पर ठंडी मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। एमपीपीसीएस प्री 2009 का यह प्रश्न है आपके लिए बेटा, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। अभी हमने व्याख्या करी थी और वहां पर इसकी चर्चा हुई थी कि किस क्षेत्र में नुकीले प्रकार के वन पाए जाते हैं। सवाना क्षेत्र में, अभ्यंतरिक क्षेत्र में, साइबेरियन क्षेत्र में या गर्म मरुस्थल होगा बेटा। रावत जल्दी से आंसर दें। हाँ बेटा जल्दी से आंसर दो रावत कि सही आंसर क्या होगा। जी फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। देखिए नुकीले प्रकार के जो वन पाए जाते हैं, ये वन जो पाए जाते हैं अधिकतर तापमान होने के कारण वर्षा के होते हिमताप के रूप में होती रहती है और जिसकी वजह से स्थिति वहां पर बनती है। और वो वन कौन सा होगा, साइबेरियन क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के अंतर्गत नुकीले प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। तो साइबेरियन मौसम में नुकीली पत्तियां वाले वन पाए जाते हैं। नुकीली पत्ती वाले वनों को कोणधारी वन कहते हैं और यहाँ अत्यधिक कम तापमान होने के कारण वर्षा जो होती है हिमताप के रूप में होती है और इस प्रतिकूल वातावरण में अनुकूलता हेतु नुकीली पत्तियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र टेगा क्षेत्र के रूप में पाने वाले वन होते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं और इनका विस्तार देखें आपका कनाडा, साइबेरिया, उत्तरी यूरोप आदि देशों में मिलता है। यहाँ जो वन पाए जाते हैं, देवदार पाया जाता है बेटा, स्प्रू पाया जाता है, पाइन पाया जाता है, फर इत्यादि यहाँ पर वन पाए जाते हैं। इसके प्रमुख वृक्ष हैं। आर्थिक दृष्टि से यहाँ मुलायम एवं हल्की लकड़ियां पाई जाती हैं, तो इनका प्रभाव यहाँ पर, इनका महत्व यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड, लोअर पीसीएस 2010 का प्रश्न आपके लिए है। शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे क्षेत्र कौन से हैं। उष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र है, आपका सम सागर तटीय क्षेत्र है या आपका इनमें से कोई नहीं होगा। जी जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा कि शंकुधारी वन। भाई शंकुधारी वन की बात करेंगे तो ये क्लियर हो गया, ठंडा क्षेत्र होगा और ठंडा क्षेत्र होगा तो वो आंसर क्या होगा, शीतोष्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर होगा भाई शंकुधारी चौड़ी पत्ते वाले वन जो पाए जाते हैं वो सदाबहार वन होते हैं और पर्वतीय वन के रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल दीप सिंह बेटा बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने भी
कि शंकुधारी वन यहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं। इनकी बात अगर करते हैं तो ये शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि शंकुधारी वन जो होंगे वो कैसे क्षेत्र में पाए जाएंगे, शीतोष्ण वाले भाग के अंतर्गत आएंगे। भाई शंकुधारी वन में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार और पर्णपाती वन के मिश्रण के रूप में होते हैं। शंकुधारी वन जो है प्रॉपर तौर पर आप देखेंगे तो आपका यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, एशिया में ये पाए जाते हैं। शंकुधारी वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और यहाँ के वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ये वन की एक खासियत है कि अधिकतर देखी जाए तो अधिकतर ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों में काष्ठ के उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है और जिसका प्रयोग अखबारी कागज बनाने में किया जाता है। तो अखबारी कागज बनाने में किस प्रकार के वनों का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, आपको स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न है बेटा जो आईएएस प्री 2007 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? काजू, कॉफी, चाय, शीशम। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि ये किस चीज के लिए फेमस है। डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित किस प्रकार से संबंधित है? जी फटाफट बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। मध्य आकार के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको झाड़ियों के रूप में जो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें डेलवर्जिया जाति के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अगर हम देखेंगे तो उनको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? शीशम के अंतर्गत आएगा। तो शीशम इसका होगा सही आंसर। तो आंसर इसका क्या हो गया बेटा डी कि डेलवर्जिया जाति शीशम से संबंधित है। ये छोटे से मध्य भाग आकार के पौधे होते हैं जो झाड़ियों के रूप में होती हैं। इस जाति की बहुत सी प्रजातियां सुगंधित लकड़ी के रूप में प्रयोग की जाती हैं। भाई शीशम भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है? एक वृक्ष है जिसकी लकड़ी फर्नीचर एवं इमारती लकड़ी के लिए प्रयोग की जाती है। इसकी यह आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीशम को उसकी गुलाब सी महक के कारण रोजवुड भी कहा जाता है। तो रोजवुड किसे कहा जाता है? शीशम को कहा जाता है उसकी सुगंध की वजह से। ये प्रजाति उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर में भी मुख्य रूप से पाई जाती है। कॉफी, चाय उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती है तथा एशियाई देशों में अधिकांश तटीय क्षेत्र काजू उत्पादक के बड़े क्षेत्र हैं। काजू दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय में मुख्य रूप से उगाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार पीसीएस प्री 2001 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक के तौर पर जाना जाता है? अगर इससे पिछले प्रश्न की आपने ध्यान से सुना, उसकी व्याख्या को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। यूएसए होगा, नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा या कनाडा इसके अंतर्गत होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों ही रूप के अंतर्गत आता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सही आंसर आया दीप सिंह, कनाडा। बहुत बढ़िया बेटा, कनाडा बिल्कुल सही आंसर है। तो कनाडा जो होगा ये प्रॉपर तौर पर इन्हीं का उत्पादक और निर्यात करता है, मुलायम लकड़ी और लकड़ी की जो लुगदी बनती है उसका। देखिए बिल्कुल सही आंसर है बेटा, आंसर आपका बिल्कुल सही है जो डी दिया है। विश्व में मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश की लिस्ट के अंतर्गत आता है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी क्या है? ओटावा है और यह लकड़ी का प्रमुख व्यवसाय पाया जाता है। यहाँ के जंगलों में लकड़ी काटने वाले लोगों को जो विशेष नाम से जाना जाता है लंबर जैक के नाम से जाना जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ कनाडा होगा बिल्कुल। इस व्यवसाय में जहां की बड़ी आबादी संलग्न है, कनाडा विश्व का सबसे बड़ी लंबी तटीय रेखा वाला देश है। यहाँ का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक क्षेत्र हैमिल्टन में अवस्थित है। बिल्कुल सही बात। अगला प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2022 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन के लिए, आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास करने के लिए
शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए, या तटीय क्षेत्रों में समुद्रीय सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा कि मियावाकी पद्धति किसके लिए मुख्य तौर पर जानी जाती है। जी, सभी लोग आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे अपने सभी साथियों तक। और मैं पुनः बता दूं, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है इस बुक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अरिहंत की प्रीलिम्स, पॉसिबल आईएएस एवं राज्य पीसीएस 250 सॉल्व, भूगोल एवं भारत का विश्व का भूगोल, जिसमें 1990 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये बुक आप अपने नजदीक के बुक स्टोर से या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है इसी बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन होगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक, बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम देखें तो व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि आंसर सर क्या है इसका, सी, कि मियावाकी पद्धति का संबंध शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन से है, कि छोटे छोटे शहरों के रूप में इसका विभाजन किया जाए। मियावाकी पद्धति का प्रयोग जापान के वनस्पति शास्त्री कौन थे? अकीरा मियावाकी ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। बिल्कुल रावत बेटा, बिल्कुल सही। इस पद्धति में बहुत कम समय में जंगलों तथा वन्य क्षेत्रों की परिपद्धति किया जा सकता है। इस प्रणाली के में घरों के आगे तथा पीछे खाली स्थानों को छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इस पद्धति में कम स्थान घेरने वाले पौधों को लगाया जाता है, जो कम स्थान घेरने के साथ साथ अन्य पौधों की वृद्धि में भी क्या होते हैं, प्रॉपर तौर पर सहायक होते हैं। ये पौधे जमीन पर खरपतवार को उगाने में रोकते हैं, इसलिए पौधों की तीव्र वृद्धि इसमें प्रॉपर तौर पर होती है। जैसे आजकल हम मेट्रो शहरों में इसका विस्तार बड़े स्तर पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है कृषि एवं कृषि के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कृषि एक अलग टॉपिक बना दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कृषि एवं कृषि के प्रकार की बात करें तो कृषि किसे बोलते हैं इसको समझाने की जरूरत नहीं। भाई कृषि क्या होती है, इसमें फसलों का, फलों का, सब्जियों, फूलों आदि को उगाना क्या कहलाता है? भाई कृषि के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, मृदा की जुताई, फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन की प्रक्रिया को भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे? कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है। या हम ये कहें जो कृषि जमीनी स्तर से जो भी चीजें जुड़ी हुई पाई जाएंगी, जिनका प्रयोग जमीनी स्तर पर चीजों को किया जाता है, खेती के पर्पज से किया जाता है, वो सभी के सभी चीजें कृषि के अंतर्गत आपके आएंगी। प्राथमिक क्रिया जो होती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब कृषि के प्रकार या प्रणाली की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है निर्वाहक कृषि, कि निर्वाहक कृषि किसे कहा जाता है। इनको बड़ा ध्यान से समझना बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है कि आदिम कालीन निर्वाहक कृषि, आपका गहन निर्वाहक कृषि, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आदिम कालीन निर्वाहक कृषि क्या होती है? इसको एक नाम दिया जाता है झूम कृषि। आपके एग्जाम में ज्यादातर जो ऑप्शन आता है वो कौन सा आता है? झूम कृषि आता है, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मतलब स्थान को बदल बदल कर जो खेती की जाती है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है और इसको चलवासी पशु चरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। मतलब प्रॉपर किसी एक फसल की बात की जाए, और यहाँ बात किसकी की जा रही है? चावल रहित गहन निर्वाह कृषि जो होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। किसका उत्पादन? चावल का। वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो वाणिज्यिक कृषि का स्तर हो गया कि वाणिज्यिक अनाज कृषि के रूप में भी जाना जाता है, मिश्रित कृषि के तौर पे भी जाना जाता है, और आपके रोपण कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो वाणिज्यिक तौर पर कृषि का अगर उत्पादन करेंगे तो प्रॉपर एक अनाज की बात हो सकती है, मिश्रित अनाज की मिश्रित खेती की बात की जा सकती है, और यह रोपण एक फसल की पद्धतियों को बदलकर नई फसल का उत्पादन करना, एक फसल कृषि या बागानी कृषि भी इसके अंतर्गत आएगी। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो दूसरा हमारा है कि कृषि की प्रणाली में अगर हम बात करेंगे तो वाणिज्यिक कृषि को अगर हम देखें तो वाणिज्यिक कृषि क्या होगी बेटा? बिल्कुल क्लियर हो गया कि वाणिज्यिक कृषि वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत आएगी, मिश्रित कृषि आएगी, रोपण कृषि आएगी। और इसके अलावा अन्य कृषि कौन कौन सी होती है? डेयरी कृषि होती है, जैविक कृषि होती है, भूमध्य सागरीय कृषि होती है, आपकी उद्यान कृषि होती है, सहकारी कृषि इसके अंतर्गत आती है, सामुदायिक कृषि आती है, और ट्रक फार्मिंग कृषि इसके अंतर्गत आती है।
कृषि विधि एवं तकनीकी कौन कौन सी हैं? तकनीकी का अगर हम काम करें तो सबसे पहले आती है परती छोड़ना, दूसरा आता है चक्रीय कृषि आता है, तीसरा आता है मिश्रित सस्यन आता है, द्विफसली कृषि आता है और रिले कृषि आता है। ये रिले कृषि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है, इसकी हम चर्चा भी करेंगे। अब कृषि की प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी हैं ये जरूर याद रखेंगे, ये आपसे मैच करने के लिए पूछी जाती हैं, एक तरफ पद्धति और उससे रिलेटेड पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, इसको जरूर याद रखेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है विटिकल्चर, तो अंगूर की खेती के लिए की जाती है। पीसी कल्चर मछली पालन के लिए किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम पालन के लिए की जाती है। हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन किया जाता है। आरवरीकल्चर की बात करें तो वृक्षों तथा झाड़ियों की खेती इसके अंतर्गत आएगी। एपीकल्चर शहद उत्पादन के लिए होता है। फ्लोरिकल्चर जो होता है फूलों की खेती के लिए होता है। सिल्वीकल्चर की बात करें तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी कार्य इसके अंतर्गत आएंगे बेटा। ओलेरी ओलेरीकल्चर की बात करें तो सब्जियों के व्यापारिक खेती इसके अंतर्गत आएगा। मेरीकल्चर जो होगा, मेरीकल्चर से क्लियर हो रहा है कि समुद्री जीवों का उत्पादन इसका हिस्सा होगा। और हॉर्सी कल्चर की बात करें तो हॉर्सी मतलब घोड़ा, तो घोड़ा या खच्चर का पालन करना इसका एक हिस्सा बनता है। दूसरी बात अगर हम करें तो विश्व के स्थानांतरित कृषि के नाम कि कहां पर किस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। जितने भी पॉइंट आपको यहाँ दिए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर ये पॉइंट को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से ये सीरीज चल रही है, इसी से नाम की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो समझ ले, अरिहंत की तरफ से ये सीरीज चल रही है और अरिहंत की यही बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसी बुक से पढ़ाया जा रहा है। आप नजदीक के बुक स्टोर से जाकर इसको परचेस करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो स्थानांतरित कृषि को देखते हैं और उनका क्षेत्र देखा जाए कि क्षेत्र कौन सा होगा। जैसे सबसे पहले आता है रे, तो रेस कृषि जो है स्थानांतरित कृषि, इसका क्षेत्र देखा जाए तो वियतनाम तथा लाओस का क्षेत्र है। दूसरा बेटा मोसेले, मोसेले की बात करें तो कांगो, कांगो नदी जो अफ्रीका घाटी का क्षेत्र है वहां पर जो खेती की जाती है उसको मसोले के नाम से जाना जाता है। लोगन की बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका आएगा। कनूल अथवा कोमिल की बात करें तो ये मैक्सिको का हिस्सा है। मिल्पा की बात करें तो मैक्सिको तथा मिडिल अमेरिका का जो भाग होता है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो भाग है जिसमें 7 कंट्री आती हैं वो इसके अंतर्गत होंगी। चेती मिनी की बात करें तो युगांडा, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे, ये इंपॉर्टेंट है, जो अफ्रीका का मध्य भाग के अंतर्गत है। इचाली की बात करें तो ये आपका फ्रांस में पड़ता है, ग्वाडेलुप एक भाग पड़ता है वहां पर। तुंग्या की बात करें तो म्यांमार की बात आएगी। लद्दाख की बात करें तो मलेशिया। हुमा या हुआ की बात करें तो जावा तथा इंडोनेशिया का क्षेत्र है जहां पर इनको इस नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए आगे बात को समझते हैं। इन बातों को समझने के आधार पर अब देखते हैं कि हम कितने प्रश्नों को कर पाएंगे। अब आता है राजस्थान का प्री का पहला प्रश्न, कृषि एवं पशुपालन से 1999 का यह प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है तुंग्या कृषि जहां की जाती है वो क्षेत्र कौन सा है। अभी आपके सामने मैंने बहुत सारी कृषि के बारे में बताया था, तो जरा बताइए कि तुंग्या कृषि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। भाई झूम कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो वो कौन सा होगा, म्यांमार होगा, जापान होगा, न्यूजीलैंड होगा या आपका फिलीपींस होगा। जल्दी से बताएंगे बेटा कि इसका जो भाग होगा, जो क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र ये वाला आएगा। जी जल्दी से फटाफट दें, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये हो सकता है। तो ये तुंगा कृषि की बात करें तो स्थानांतरित कृषि के तौर पर भी इसको जाना जाता है और झूमक कृषि के नाम से इसको हम संबोधित करते हैं। तो झूमक कृषि के नाम से अगर बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, म्यांमार, म्यांमार होगा इसका सही और सटीक आंसर। बिल्कुल दीप सिंह बेटा, बिल्कुल सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है सर बेटा इसका ए होगा। तुंगा कृषि एक प्रकार के स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो म्यांमार के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों के द्वारा की जाती है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि भी कहा जाता है। तो इसका एक बात और समझेंगे कि उस क्षेत्र में यहाँ पर कर्तन या दहन के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। इसमें कुछ समय के अंतराल पर नई भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जाता है और यह कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया,
मालागासी पूर्वोत्तर भारत और मध्य अमेरिका तथा अफ्रीका के अधिक क्षेत्र में प्रचलन तौर पर की जाती है। नेक्स्ट बात है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2022 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है मिल्पा और लदांग निम्नलिखित में से किसके अन्य नाम है? कौन सी फसल है, कौन सी कृषि है जिसके लिए इनके नाम रखा जाता है? मिल्पा या लदांग के नाम से किसकी बात की जा रही है? ऑप्शन है आपके सामने झूम खेती, मिश्रित कृषि, ट्रक कृषि या बागानी खेती। अगर आपने पिछले प्रश्न को ध्यान से समझा था तो जरूर आंसर दे पाएंगे कि इसका सही आंसर ये वाला होगा। सभी लोग आंसर देंगे बेटा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। में मिल्पा और लदांग की अगर हम बात करते हैं तो मिल्पा और लदांग जो होती है इसी को हमने अभी पढ़ा था। इसको किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां पर इस तरह की खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए है बिल्कुल सही आंसर कि मिल्पा तथा लदांग झूम खेती के अन्य नाम है और यह कृषि सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों के द्वारा की जाती है। भाई इसकी बात करें तो इसे विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे हम इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में बात करें तो इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, जबकि वेनेजुएला में इसको कोनुको के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है, मध्य अमेरिका अफ्रीका की बात करें तो इसको मसोले के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लदांग के नाम से और वियतनाम में रे के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसके बाद भारत में दहिया और कोमान, योड़ू या पामाडावी आदि नामों से भी जाना जाता है विभिन्न राज्यों के आधार पर। अगला प्रश्न है आपके यूपी पीसीएस मेंस 2006 और 10 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है? चलवासी मतलब स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत नहीं आएगी, तो वो कौन सी होगी? चैना होगा, झूमिंग होगा, मिल्पा होगा या फैजेंडा होगा? बात को जरा समझाएंगे, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? रावत बेटा, दीप सिंह बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर देंगे जो इसका आंसर दे रहे हैं। जी फटाफट बताएं कि चलवास्य स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कौन सी नहीं आएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन करे हैं कि ये तीनों के तीनों चलवासी स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं। जबकि फैजेंडा की बात करें तो फैजेंडा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। भी फैजेंडा के लिए बड़े बड़े बागानों की इकट्ठे बागानों में खेती की जाती है और प्रॉपर तौर पर देखें तो इस तरह की खेती का प्रचलन जो है ज्यादातर कहां पर है? ब्राजील में इसके अंतर्गत आता है। ब्राजील में अगर देखें तो ब्राजील में फैजेंडा के तहत ही बड़े बड़े बागान इकट्ठे किए करे जाते हैं और वहां पर कहवा की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। तो सही आंसर होगा आपका डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, डी इसका सही आंसर है कि फैजेंडा चलवासी कृषि के अंतर्गत नहीं आता। भाई ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। ब्राजील विश्व की सबसे अधिक कहवा उत्पादक करने वाले देशों में आता है, या हम ये कह सकते हैं कहवा सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश जो है वो ब्राजील है, जिसे दक्षिण पूर्वी भागों में बड़े बागान मिलते हैं और ये विश्व का लगभग 30% कहवा का उत्पादन करता है। उपनिवेशिक काल में 16 से 18वीं सदी के दौरान ब्राजील के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फैजेंडा में चीन का उत्पादन किया गया जाता था। चैना, झूमिंग, मिल्पा सभी चलवासी स्थानांतरित कृषि के क्या है? प्रॉपर तौर पर उदाहरण इसके मुख्य भाग के अंतर्गत आते हैं। यूपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, कहां पर प्रचलित है? चीन में है, भारत में है, इंडोनेशिया में है या जापान इसका एग्जाम्पल होगा कि सर्वाधिक सघन खेती कौन से देश में सबसे ज्यादा प्रचलन तौर पर की जाती है? ठीक भाई, कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए जब कम पाई जाती है तो सघनता की स्थिति बन जाती है। उसमें अगर हम देखेंगे तो वो आंसर आपका होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा कि यहाँ पर खेती करने के लिए जमीन कम है जनसंख्या के आधार पर, अनुपात के आधार पर। तो सबसे सही आंसर होगा सी कि क्षेत्र मतलब सबसे छोटा आकार खेती के लिए सबसे छोटा भाग जो मिलता है और जनसंख्या के आधार पर वो कौन सा मिलता है? आपका इंडोनेशिया इसका भाग होगा। दूसरी बात को अगर हम समझें तो यहाँ पर व्याख्या कह रही है कि आंसर इसका सी होगा। सर्वाधिक सघन खेती इंडोनेशिया में प्रचलित है।
सघन खेती का प्रचलन प्राय ऐसे देशों में होता है जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता जनसंख्या के अनुपात में क्या होती है, कम होती है। क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण खेती को आकार कैसा होता है, छोटा होता है, एवं कृषि कार्य में कृषि का संपूर्ण परिवार क्या होता है, संलग्न रहता है प्रॉपर तौर पर जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, क्योंकि क्षेत्रफल भूभाग कम होता है। राजस्थान प्री 2015 का ये प्रश्न आपके सामने है। विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हैं? बात को जरा समझे। विषुवत रेखीय प्रदेश, तो विषुवत रेखीय प्रदेश जो है उच्च भूमि के क्षेत्र, वहां के जो उच्च भूमि के क्षेत्र हैं वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रचलित है? आर्द्र कृषि के लिए, कुछ शुष्क कृषि के लिए, व्यापारिक कृषि के लिए, या बागानी कृषि इसका एग्जाम्पल होगा। तो जल्दी से बताएंगे भाई। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो होगा वो सदाबहार वन के तौर पर जाना जाता है, और वन के आधार पर देखा जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा का स्तर भी बना रहता है। और उसमें एक देश आया ब्राजील, और ब्राजील से हम चीज को समझ सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? रावत जी आंसर देंगे, दीप सिंह आंसर दें बेटा, सभी लोग आंसर देते चलेंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला ऑप्शन होगा। तो इस भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर खेती की जाती है, तो वो भाग जो बनता है वो बागानी कृषि इसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि कहवा का उत्पादन ब्राजील में बड़े स्तर पर यहाँ पर होता है। तो सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका डी होगा, क्योंकि विषुवत रेखीय प्रदेश में उच्च भूमि क्षेत्र बागानी खेती के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है बेटा। बिल्कुल रावत जी का आंसर आया, फिफ्थ का भी नहीं बेटा, डी आंसर होगा। बिल्कुल समझे बेटा। भी बागानी कृषि के अंदर रबर, नारियल, ताड़, गन्ना, कोको आदि कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में चाय, मिर्च, कहवा, सुपारी, केला, साबूदानी। देखो क्वेश्चन को पकड़ने से पहले देखो मैंने अंडरलाइन पहले ही कर दिया था, विषुवत रेखीय प्रदेश और उच्च भूमि क्षेत्र, तो हम यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेते बेटा, ठीक है ना। अगर यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेते तो क्लियर हो जाता कि ब्राजील आ जाएगा, और ब्राजील में क्या हो रहा है, कहवा होता है, तो बात यही से कंफर्म हो रही थी, ठीक है ना। सुपारी, केला, साबूदानी, कुन्नेन आदि कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। इस क्षेत्र में अकेसिया नामक पौधे से गोंद प्राप्त की जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि गोंद का उत्पादन कैसे किया जाता है। विषुवतीय क्षेत्र विषुवतीय रेखा के दोनों अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक पाया जाता है। यहाँ का तापमान वर्ष भर हाई बना रहता है और औसत टेम्परेचर 27 डिग्री से अधिक रहता है। यहाँ लंबे वृक्ष, चौड़े पत्ते, कड़ी लकड़ियां तथा लताएं पेड़ पर चढ़ी रहती हैं, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यूपी पीसीएस प्री 2008 का यह प्रश्न है, कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? सस्य सघनता कहा जाता है, फसल का चक्रीय तीव्रता कहा जाता है, फसल उत्पादकता कहा जाता है, या सस्य विविधता कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्या कहा जाता है? कुल सतत क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को प्रॉपर तौर पर क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो सस्य सघनता कहा जाता है, और सस्य सघनता के लिए एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। वो फार्मूला क्या है? ये वाला सस्य सघनता के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वाला फार्मूला। इसमें सकल सफलगन क्षेत्र लिया जाता है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसको लिया जाता है, जिसकी 100 से गुणा करके निकाला जाता है कि कितना भाग निकल कर आता है। तो कुल सशस्य क्षेत्र में वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को सशस्य सघनता कहा जाता है। सस्य सघनता से तात्पर्य ऐसी खेती में कृषि वर्षीय वर्षा में उगाई गई फसलों की संख्या से होता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र और फसल सकल सफलता क्षेत्र में बीच के अनुपात को अभिव्यक्त करने कर जो निकाला जाता है वो क्या निकलता है? सस्य सघनता आता है। वर्षा में एक फसल उगाई जाने पर सस्य सघनता का अनुमान 100 या 2 फसलों के उगाए जाने पर 20-200 के आसपास पाया जाता है। एक फसल होगा तो 100, 2 फसल होंगी तो आपकी 200। हिमाचल पीसीएस प्री 2013 का ये प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में केंद्रित है? गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में, मुख्य नदी घाटियों तथा डेल्टा जैसे गंगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में के मध्य पश्चिमी मैदानों में, या सेकेंडनेविया के
लेफ्टलैंड क्षेत्र के अंतर्गत होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर कौन सा बनता है, जहां पर गहन कृषि के लिए क्षेत्र केंद्रित तौर पर जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा का क्षेत्र होगा, गंगा के आसपास का जो क्षेत्र होगा, वो प्रॉपर तौर पर इसका भाग बनेगा। तो सही आंसर होगा मुख्य नदी घाटियां तथा डेल्टा के आसपास का क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बेटा रावत। सही आंसर होगा इसका बी होगा इसका सही और सटीक आंसर। वही बी आंसर है बेटा, गहन निर्वाह कृषि मुख्य नदी घाटियों जैसे डेल्टा आदि क्षेत्रों में क्या होती है, केंद्रित होती है। वही गहन कृषि मानसून जलवायु वाले एशिया के घने देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, एक चावल प्रधान गहन कृषि होती है और एक निर्वाह कृषि या चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। दोनों मुख्य फसलों में अंतर क्या होता है, सिंचाई का मुख्य अंतर इसके अंतर्गत आता है। गहन का मतलब बड़ा, ज्यादा, ठीक है ना। गहन कृषि ज्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। जकार्ता में है, हैग में है, जेनेवा में है या रोम में है? जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी के आधार पर 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इसको क्या बनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि 16 अक्टूबर को क्या सॉरी बेटा, तो 16 अक्टूबर क्या बनाया जाता है, खाद्य विश्व खाद्य दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रोम होगा, जहां पर इसका हेड ऑफिस है। तो इसका सही आंसर है रोम, जो है आपका इटली। हम ये कह सकते हैं इटली। तो सही आंसर क्या होगा आपका डी, इसका सही आंसर होगा। तो देखिए खाद्य कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिस वर्षगांठ चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसकी सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय कोष है। भारत में FAO की अगर हम बात करें तो 75वीं वर्षगांठ 2020 को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए का सिक्का क्या करा गया था, यहाँ पर जारी किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न राजस्थान प्री 2006 का प्रश्न है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? ग्रीष्मकालीन वर्षा की बृहत मात्रा पर निर्भर करती है, अंगूर, जैतून, संतरे और अंजीर के लिए प्रसिद्ध है, कृषि प्रदेश में एक निम्न उत्पादक है, केवल दक्षिण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने बताएगा तो ये भूमध्य सागरीय जो कृषि होती है, वहां पर जो खेती की जाती है, वहां पर रस वाले पौधों का, हाँ बिल्कुल रावत, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर रस वाले जो फल पाए जाते हैं वो आंसर हो। भूमध्य सागर के आसपास कैसे फल पाए जाते हैं, रसों वाले। तो रस वाला कौन सा हो गया भाई, अंगूर हो गया, संतरे हो गया, जैतून हो गया। तो इसका सही आंसर जो बनेगा बी होगा। तो बस याद रखना रस वाले फल जो पाए जाते हैं वो सभी कहाँ होंगे, आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा बेटा बी, बिल्कुल सही आंसर है कि भूमध्य सागरीय कृषि में बात करें तो अंगूर, जैतून, संतरे और अंजीर जो है इसके लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। सामान्यतः भूमध्य सागरीय कृषि पद्धति के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन निर्वाह एवं गहन निर्वाह या वाणिज्य दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ की कृषि वर्षा की मात्रा, बाजार की निकटता, कृषि की कुशलता, श्रम, उद्यम, प्रोत्साहन द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया में वर्षा बहुत कम होती है, जिससे यहाँ गेहूं, जौ, जैतून की खेती होती है। यूनान में अंगूर तथा गोद, स्पेन में संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर, दक्षिणी कैलिफोर्निया में संतरा आदि की कृषि मुख्य तौर पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा आपका यूपी PCS प्री 2020 का प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किस में खट्टे रसीले फलों का
बहुत बड़ा, बहुत उत्पादन, बहुत विकसित है। अब तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, गलत नहीं आना चाहिए। मानसूनी प्रदेश हो, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश होगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश इसके अंतर्गत आएगा। आंसर गलत नहीं आना चाहिए बेटा, आप सही से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? जी, जल्दी से बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी-अभी पता चला है कि रस वाले भाग जो होते हैं, जहाँ पर रस वाले फल पाए जाते हैं, वो क्षेत्र कौन-सा होगा? जी, जल्दी से बताएँ बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सबसे पहले कौन देगा? जी, बिल्कुल सही आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश, इसका सही आंसर होगा सी, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक, बिल्कुल रावत जी, बहुत बढ़िया बेटा। तो सही आंसर है इसका सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है कि विश्व के भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित अवस्था में होता है। इस जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म वाली जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। तो अगर जलवायु पूछी जाएगी तो जलवायु याद रखना कि कौन सी जलवायु यहाँ पर आएगी। ठीक, इस क्षेत्र का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है तथा दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अंगूर की खेती इस प्रदेश की क्या है? मुख्य विशेषता के अंतर्गत आती है। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का यह प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत, प्राच्य खेती के अंतर्गत, व्यापारिक खेती के अंतर्गत या व्यापारिक बागवानी के अंतर्गत। तो किसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जब बताएं कि जहां पर मानव श्रम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो मानव श्रम की सबसे ज्यादा आवश्यकता, कोई बात नहीं रावत बेटा, कोई बात नहीं, चीजें इन्हीं चीजों के लिए हमने ये श्रृंखला चलाई है ताकि आप बेहतर तरीके से अपना आकलन कर पाए। तो व्यापारिक बागवानी कृषि होगी बेटा, इसके लिए अधिक मानव श्रम की क्या होती है? आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है रावत बेटा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि व्यापारिक बागवानी कृषि के छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसमें कृषि क्षेत्र के आकार बड़ा विस्तृत होता है और इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी तथा वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह एक फसलीय कृषि होती है जिसमें कृषि एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास आदि की खेती इसके अंतर्गत की जाती है। तो मैं मानता हूं आज की क्लास में हमने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ प्रीलिम्स की हमने तैयारी की। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर देंगे, अपने साथियों को बताएंगे। कल फिर मिलते हैं अपनी क्लास में। धन्यवाद।